क्वेश्चन सॉल्व किए। आज फूरियर का लास्ट डे है, इसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट को आप देख के करिएगा, उसमें जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप पूछ लेना। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? 6 एग्जाम्पल 6 या 8? अच्छा, क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड द फूरियर सीरीज for fx if fx is equal to minus pi and x, minus pi less than x less than 0 and 0 less than x less than pi, and hence deduce that one upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square and so on pi square by 8. ओके, चलो क्वेश्चन है, ये जो fx दिया हुआ है, इस fx का हमें फूरियर सीरीज फाइंड करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको उस फूरियर सीरीज की हेल्प से हमें प्रूफ करना है 1/1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो फूरियर सीरीज फाइंड करने के लिए हम करते क्या हैं? सबसे पहले हम a0 फाइंड करते हैं, इसके बाद an फाइंड करते हैं, फिर bn फाइंड करते हैं, और उसके बाद a0, an और bn की वैल्यू हम फूरियर सीरीज में पुट करते हैं। ठीक है, और पुट करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इक्वेशन बनता है वही इक्वेशन हमारा फूरियर सीरीज कहलाता है। ठीक है, और उसका थोड़ा सा और हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि जो समेसन होता है अगर उसे वेरी कराते हैं तब जा कर के हमें ये, और उस पर कुछ कंडीशन भी हम लगाएंगे, उसके बाद से ये प्रूफ हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। तो सबसे पहली बात, we know that the Fourier series is fx is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinite an cos nx plus bn sin nx and this is equation number 1। ठीक है,
तो ये हमारी फूरियर सीरीज है। अब हमें सबसे पहले ए नॉट फाइंड करना है, ठीक है। नाउ ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/पाई। लिमिट बोलो इसका, -पाई टू पाई। तो ये हो गया हमारा -पाई टू पाई, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा fx इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1/पाई। यहाँ पे आप देखो कि जब लिमिट हमारी -पाई टू 0 है, उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, पाई, -पाई। और जब लिमिट हमारी 0 टू पाई है, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, ठीक है। तो पहली लिमिट बनेगी हमारी -पाई टू 0 fx dx प्लस 0 टू पाई fx इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया 1/पाई -पाई टू 0, fx की वैल्यू क्या होगी, -पाई इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1/पाई, -पाई को बाहर रखो, ये हो गया -पाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा x, और इसकी लिमिट क्या हो गई हमारी, -पाई टू 0 प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² होगा, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 टू पाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया 1/पाई -पाई, x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और x के जगह पे -पाई रखेंगे तो -पाई होगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी होता है, तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई। क्लियर है बात। ये -पाई प्रोडक्ट है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई। क्लियर है। प्लस ये देखो, ये 1/2 यहाँ पे रहने दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई², ठीक है। तो एक्चुअल में पाई² अगर हम कॉमन करते हैं तो ऊपर आ जाएगा पाई² यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में पाई बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 1/2 -1, और 1/2 -1 मतलब -1/2, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, -पाई/2, और ये वैल्यू किसकी है, ए नॉट की। देखो चीज़ें कठिन नहीं है, आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, ठीक है। नोट करो यहाँ तक। अगर कैलकुलेशन करने आ गया तो फिर आपका ये 25 नंबर आपके पास है।
हो गया। अब हमें फाइंड करना है an। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx cos nx इंटू dx। ठीक है बात। तो यहाँ पे इसको मैं ब्रेक करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा -पाई टू 0, और अगर -पाई टू 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -पाई। ठीक है, और ये हमारा cos nx इंटू dx प्लस 0 टू पाई अगर है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x, और ये हो जाएगा हमारा sin nx, एक मिनट, cos nx इंटू dx। देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, ओके। तो an की वैल्यू मिल गई 1/पाई। ठीक है, 1/पाई से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा माइनस सबसे बाहर। ठीक है, और इसे अगर हम माइनस पाई से पाई ये हमारा कैंसिल हो गया, और ये इस माइनस को मैंने बाहर कर लिया, और cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, sin nx बाई n, और लिमिट हो गई हमारी -पाई से लेकर के 0 तक। ठीक है बात, ओके। अब हम 1/पाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/पाई। फर्स्ट फंक्शन इज x, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे तो sin nx बाई n, और ये लिमिट हो गई 0 से लेकर के पाई तक, माइनस होल इंटीग्रल 0 टू पाई, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और cos nx को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/n मैं यहाँ कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा हमारा sin nx इंटू dx। देखो कोई दिक्कत हो तो बोलो। सही है। इफ x इज 0 देन sin 0 इज 0, एंड इफ x इज -पाई देन sin ऑफ -पाई इज -sin पाई, एंड sin पाई इज 0। तो ये क्या हो गया, 0। समझ में आ रही बात। इधर आओ, अगर x की जगह पे पाई रखते हैं तो sin n पाई की वैल्यू 0, और ये 0 रखेंगे तो 0, तो ये भी क्या हुआ, 0। ओके, ठीक है। तो an की वैल्यू बता दो कितना आया। an इज इक्वल टू, ये 1/पाई यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा -1/n पाई। ठीक है, और इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ऑफ होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा n², और ये हो गया हमारा पाई, और बचा क्या, cos nx, और लिमिट क्या हो गई 0 से लेकर के पाई तक। पुट दी वैल्यू, गेट द रिजल्ट। रखो यहाँ पे, अगर x की जगह पे पाई रखते हैं तो 1/n² पाई cos ऑफ n पाई -1, बस हो गया। दिस इज an। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, an इज इक्वल टू 1/n² पाई -1 टू द पावर n -1। नोट करो,
कठिन है ये सब, मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करो केवल। सारे क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे नहीं सॉल्व कराऊंगा ना, नहीं तो यही पढ़ना हो तो एक एक क्वेश्चन हम लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम किस कॉलेज से पढ़ते हो? हाँ, अच्छा यूनिवर्सिटी से। क्लास शुरू हो गया नहीं वहाँ पे? आज से होगा। और कौन है यूनिवर्सिटी से? रिजल्ट आ गया सेकेंड ईयर का? अभी नहीं आया? बीएससी सेकेंड ईयर नहीं आया? आ गया। मिटाएं? an की वैल्यू कितनी आई जरा बोल देना। 1/n² पाई cos n पाई माइनस ओके bn इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx sin nx into dx and this is equal to 1/पाई माइनस पाई टू 0 माइनस पाई साइन nx इंटू dx प्लस 0 टू पाई x साइन nx इंटू dx। देख लो कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है बात? ओके तो bn इज इक्वल टू क्या हो गया? bn इज इक्वल टू 1/पाई। देखो अंदर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, और बचेगा क्या? माइनस पाई टू 0 साइन nx इंटू dx। ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/पाई 0 टू पाई x साइन nx इंटू dx। क्लियर है बात? अब इसे इंटीग्रेट कर लो। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये माइनस हो गया और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ cos nx बाई n, तो वो माइनस इसको क्या करेगा? प्लस बना देगा और 1/n को मैं बाहर कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका cos nx और लिमिट हो गई माइनस पाई से लेकर के 0 तक। पहला वाला पार्ट खत्म। प्लस 1/पाई फर्स्ट फंक्शन इज x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन cos nx बाई n एंड लिमिट इज 0 टू पाई, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रल 0 टू पाई, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इज 1 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस होगा और ये माइनस इसको प्लस बनाएगा और फिर 1/n होगा और ये हो जाएगा हमारा cos nx इंटू dx। कोई दिक्कत हो तो बोलो,
ठीक है बात? ओके, तो बी एन इज इक्वल टू 1/n। अपर लिमिट रखो, कितना आएगा? 1। लोअर लिमिट रखेंगे तो ये तो माइनस रहेगा ही, लेकिन कास ऑफ माइनस थीटा इज कास थीटा, तो मैं सिंपली लिख लेता हूं कास n पाई। ठीक, प्लस ये देखो जरा 1/पाई। अपर लिमिट रखो जरा, अपर लिमिट रखेंगे तो ये होगा आपका -पाई/n और कास n पाई। ठीक है, देख लो। और अगर ये जीरो मैं यहां पे रखूंगा तो ओवरऑल क्या करेगा? ये जीरो। बस ये हो गई कहानी खत्म इसकी। इधर आओ, +1/n स्क्वायर और इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका sin nx 0 से लेकर के पाई तक। इफ x इज इक्वल टू पाई देन sin n पाई इज 0 एंड sin 0 इज 0, तो ये क्या हो गया? 0। ओके, चलो ये पाई से हमारा ये पाई कैंसिल होगा। ठीक है, और 1/n में दोनों में से कॉमन कर सकता हूं। 1/n में दोनों में से कॉमन कर सकता हूं, तो bn की वैल्यू बोलो कितना आ गया? 1/n मैंने कॉमन कर लिया, तो 1 - 2 cos n पाई आ रहा है क्या? देखो जरा, माइनस cos n पाई यहाँ पे और माइनस cos n पाई यहाँ पे, तो माइनस ऑफ माइनस इज 2, तो ये हो गया हमारा 1/n 1 - 2 cos n पाई। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? bn इज इक्वल टू 1/n 1 - 2 - 1 to the power n। तो दिस इज योर bn। इसमें देखो कितना है। ठीक है, तो bn की वैल्यू आ गई 1/n 1 - 2 cos n पाई। बस हो गई कहानी खत्म। थोड़ा भी जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन गलत होगा ज़रूर। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन करोगे सॉल्व हो जाएगा। हमसे भी गलत हो सकता है अगर मैं आपको थोड़ा और जल्दी जल्दी सॉल्व करना बताऊं तो। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन करना बस। तुमको कहाँ दिक्कत हो रही थी इस क्वेश्चन में? -पाई आ गया था इसलिए क्या? ये पूछे थे तुम? 8वां क्वेश्चन तो यही है। हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ। चलें आगे। चलो वैल्यू पुट कर दो, f(x) की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। a0 की वैल्यू कितनी है? -पाई/2, तो ये हो जाएगा -पाई/4। ठीक है, a0 की वैल्यू -पाई/2 है, तो ये यहाँ पुट करोगे तो -पाई/4 हो जाएगा, प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 to ∞। an की वैल्यू कितनी है? 1/n² पाई cos n पाई -1। ठीक है, इंटू cos nx, प्लस bn की वैल्यू है 1/n 1 - 2 cos n पाई
साइन एन एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये नोट करो। हो गया। चलो अब ये वैल्यूज को यहाँ पे इसको वेरी कराओ जरा। एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करना शुरू कर दो। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -π/4 प्लस, पहले पुट कर लो फिर कॉमन करेंगे। n इज इक्वल टू 1 पुट करो। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/π होगा, समझना जरा, 1/π। और यहाँ पे बनेगा cos π, और cos π की वैल्यू -1, तो -1 और -1 मिलके -2। तो यहाँ पे कितना आया? -2/π। क्लियर है? ओके। और यहाँ पे ये क्या बनेगा? cos x। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब आप n की जगह पे 2 पुट करो। अगर हम 2 पुट करते हैं, देखो क्या होगा, 1/2 स्क्वायर पाई, 1/2 स्क्वायर पाई। ठीक है। और जब मैं यहाँ पे n के जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? cos 2π, और cos 2π की वैल्यू 1, तो 1 और -1 0, तो ये वाला टर्म तो हमारा खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है इतनी? अब आप n के जगह पे 3 पुट करो। जब n के जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/3 स्क्वायर, और cos ऑफ 3π इज -1, तो -1 -2 और नीचे पाई, तो ये हो गया हमारा -2/π cos 3x। ठीक है। अगला वैल्यू जब पुट करेंगे तो फिर यहाँ पे cos 4π बनेगा, और cos 4π की वैल्यू 1, तो 1 - 1 इज 0। तो अगला बता दो क्या आएगा? 1/5 स्क्वायर -2/π, और क्या आ जाएगा? cos 5x एंड सो ऑन। इतनी बात समझ में आ गई? अब इधर आओ, n के जगह पे 1 पुट करो। n के जगह पे क्या पुट करना है? 1। तो जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? cos ऑफ π, और cos π की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, और यहाँ पे क्या जाएगा? 3 sin x। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 3 sin x। अगला बोलो, n की जगह पे क्या रखना है? 2। अगर n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो ये आएगा हमारा यहाँ से 1/2, cos 2π की वैल्यू 1, तो 1 - 2 इज -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 2x। n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x, सॉरी sin 2x। अगला बोलो क्या आएगा? बोलो 1/3 इंटू 3। ठीक, फिर sin 3x। एक और बोलो,
1/4 -1 भी आएगा, ठीक है, और साइन 4x एंड सो ऑन। एक और बोल दो, 1/5 इंटू 5 और साइन 5x एंड सो ऑन। बस दिस इज, अभी यहीं तक छोड़ो, कोई दिक्कत? यहां से क्या -2/पाई दिख रहा है कि कॉमन कर सकते हैं, तो -2/पाई कॉमन कर लो, तो fx की वैल्यू हो गई -π/4 प्लस -2/पाई, अंदर क्या बच गया, cos x 1/3 स्क्वायर cos 3x प्लस 1/5 स्क्वायर cos 5x एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन हो रहा है क्या? देखो नहीं, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा, प्लस 3 sin x प्लस माइनस sin 2x/2 ओके। ये देखो ये माइनस है ना, तो ये माइनस हो गया sin 2x/2, ये 2 है, ये प्लस है, और ये हो गया हमारा 3 से 3 कैंसिल अभी हम नहीं करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 इंटू साइन 3x/3, ये दिखना चाहिए आपको, साइन 2x/2 साइन 3x/3, अगला क्या आ जाएगा, माइनस साइन 4x/4 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे नोट करो। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब थोड़ा समझो, इसके आगे जो हमको ये प्रूफ कर, ये हमारी फूरियर सीरीज है। अगर एग्जाम में सिर्फ पूछता है कि फूरियर सीरीज फाइंड करो, तो आप यहाँ पे भी लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप यहाँ तक आइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये भी प्रूफ करने के लिए आ गया तो आपकी मजबूरी होगी कि यहाँ तक आपको आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है ये समझने के लिए आइए कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस कब होता है? जैसे मान लो कोई फंक्शन है हमारा f ऑफ x, ठीक है। ये फंक्शन जैसे ऐसे मान लो कि कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है,
मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये फंक्शन f जो है, अगर ये कहा जाए कि ये फंक्शन f जो है वो x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है ना, x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस कब होगा, तो होता क्या है, सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। सबसे पहले तो आप ये फाइंड करोगे, उसके बाद से आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, ठीक है, और इसके बाद आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे ना। और अगर ये सारी वैल्यू मतलब f ऑफ a माइनस 0 की वैल्यू f ऑफ a के बराबर हो जाए और इसकी वैल्यू बराबर हो जाए f ऑफ a प्लस 0 के, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ये इसके बराबर हो लेकिन ये इसके बराबर ना हो, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो और ये आपस में बराबर ना हो तब भी फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, और तीनों ही अगर आपस में बराबर नहीं है उस केस में भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब कि अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फेल कर गई तो उस केस में ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन होता है सिक्वेंशियल डेफिनेशन, और फिर एक होता है और क्लासिकल डेफिनेशन, जो आप पढ़े होंगे कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, पढ़े हो, रियल में था। ये हमारी क्लासिकल डेफिनेशन होती है और ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। और ग्राफिकली इसका डेफिनेशन क्या होगा, ग्राफिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे, जो ग्राफ होता है ना, इफ देयर इज ए नो ब्रेक इन ग्राफ देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर फंक्शन का ग्राफ अगर टूट गया उस केस में हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये मैं चीजें इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको इसकी आवश्यकता है। एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो 1/x है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/x। इसका डोमेन क्या होता है, सिर्फ 0 को हटा दो, क्योंकि अगर x ये 0 हो गया तो इसको प्रॉब्लम आ जाएगी ना, 1/0 इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो 0 पे ये डिफाइन नहीं है, बाकी हर मतलब अगर इसके डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ उसके मतलब 0 को बाहर कर दो, 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे इसके डोमेन बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि अगर फंक्शन का ग्राफ अगर टूटता है, जिस पॉइंट पे टूटेगा उसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका अगर हम ग्राफ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, ग्राफ चूँकि थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा बट कभी चीज़ अगर टाइम रहा तो मैं आपको ज़रूर सिखाने की कोशिश करूँगा। इसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है, किस पे टूट रहा है ये, देखो 0 पे ये इन्फिनिटी है कि नहीं, 0 पे इन्फिनिटी है, तो देखो 0 पे ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। ये इधर से जब चलोगे तब भी 0 कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ या इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अच्छा, आप इधर अप्रोच कर रहे हो तब भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, इधर अप्रोच कर रहे हो तब भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट आप 0 पे नहीं पहुंचोगे क्योंकि ये हमारी टेंडिंग प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो ग्राफ जो है टूट रहा है 0 पे, तो ये 0 पे ये हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है। और 0 पे तो इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, 0 पे इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और 0 पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी मतलब फिर हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते, और कंटिन्यूटी की बात नहीं कर सकते फिर डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बीएससी पार्ट 2 में आप पढ़े होंगे। अब आओ, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और 0 यहां पर देखो ब्रेक कहां हो रहा है, -π to 0, तो 0 पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 0 की वैल्यू बताओ क्या आएगा,
एफ ऑफ 0 जब करेंगे तो ये हो जाएगा -π/4 और ये हो गया हमारा प्लस -2/π cos x इज 1 तो 1 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। साइन 0 इज 0, सब 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप एक काम करो, एफ ऑफ 0 - 0 कैलकुलेट करो। ये है क्या? दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, बीएससी पार्ट 2 याद करो, किताब में ये डायरेक्ट किया हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 - h, या इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ -h। ठीक है, अब आओ जरा, मतलब एफ ऑफ 0 - h का मतलब ये है कि x लेस देन 0। आप देखो किसमें x लेस देन 0 है? x लेस देन 0 किसमें है बताओ, बोलो। तो x लेस देन 0 के लिए आप कौन सा फंक्शन लोगे? -π। ठीक है ना, तो इस केस में वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ ऑफ माइनस, ये कैपिटल एफ है, ये हमारा कैपिटल एफ है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? -π। मतलब कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 -π, और यहाँ पे x कहीं है ही नहीं तो कुछ करेंगे नहीं, h भी नहीं है, तो वैल्यू आ गई हमारी -π। कितना आया? -π। ओके, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हमने अभी फाइंड किया f ऑफ 0 - 0 इज इक्वल टू -π। चलो ये नोट करो। अच्छा ये बताओ, f ऑफ 0 - 0 और f ऑफ 0 क्या आपस में बराबर है? बोलो, बराबर नहीं है, तो ये हमारा fx कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। या आप यहां से भी कह सकते हो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। अच्छा ये देखो, -π से 0 तक ये डिफाइन है और 0 से π तक ये डिफाइन है। हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन की आवश्यकता हम यहीं से फाइंड कर सकते थे, क्योंकि यहां पे कहीं भी ऐसा नहीं है कि x लेस देन आर इक्वल टू 0 या x लेस देन आर इक्वल टू π, कहीं नहीं है ना। इसलिए f ऑफ 0 की वैल्यू हम यहां इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड किए हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो हमारा इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम दोनों फाइंड करेंगे। तो अभी हमने क्या फाइंड किया? लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कितना आया? -π। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। रियल तुम लोग पढ़े थे सेकेंड ईयर में ना? अगर आपको इसी फील्ड में आगे जाना है, ठीक है, तो रियल आना बहुत ज़रूरी है। आप बीएससी पार्ट 1 में पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, पढ़े हो, बहुत आसान लगता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमएससी तक जाते जाते सबसे टफ पेपर अगर कोई बनता है तो वो होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। सोचो वो क्यों टफ बनता है, क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि उसमें रियल एनालिसिस भी आ जाती है। ठीक है, कभी अगर टाइम रहा तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ओडी का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से उसमें रियल का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, चलो ये हो गई बात, आगे चलते हैं।
राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो जरा, कितना आ रहा है? 0। हाँ ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या कैलकुलेट करोगे? f ऑफ 0 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इसका मतलब ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, x ग्रेटर देन 0 किस में है? यहां पे। और उस केस में अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है? x। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे x हो जाएगा, मतलब f ऑफ h निकालेंगे तो ये h हो जाएगा, और h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मतलब कि f ऑफ 0 प्लस 0 की वैल्यू आ गई 0। क्या तीनों आपस में बराबर हैं? कोई दो बराबर है? तीनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये लिखने के बाद नीचे लिखो सिंस f of 0 is not equal to f of 0 minus 0 is not equal to f of 0 plus 0, therefore fx is discontinuous at x is equal to 0. So fx is discontinuous at x is equal to 0, and therefore f of 0 is equal to 1 by 2 f of 0 plus 0 प्लस f of 0 माइनस 0। अगर ऐसा होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू सारी पुट कर दो यहाँ पे। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? पहले इधर आओ, f ऑफ 0 प्लस 0 कितनी है? 0 प्लस 0 0, और ये कितना है? माइनस पाई। तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2, तो ये हो गया हमारा माइनस पाई बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? माइनस पाई बाई 4 प्लस माइनस 2 अपॉन पाई, और ये है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इधर आओ, इसको इधर ले आओ, तो पाई 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, बोलो जी। 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये हो गया हमारा माइनस पाई बाई 2। अब जरा समझो, ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो गया। और इस पाई को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये पाई इसको क्या करेगा? स्क्वायर, और 2 कहाँ आएगा? नीचे। तो ये हो गया हमारा, कितना लाना है, कहीं गलती हो रही है क्या? सॉरी, पाई बाई यहाँ पे 8 आएगा, पाई बाई 4 आएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, हैंड्स प्रूव्ड। टाइम क्या हो रहा है? ठीक है, कोई डाउट?
तुमको यहीं से दिक्कत हुई होगी जहाँ पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है कि ये अगर ऐसा होता है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको मैं कल एक बार पुनः डिस्कस कर लूँगा इसको, ठीक है, क्लास में पूछ लेना तुम। इसके बाद हमारी जब भी क्लास होगी मंडे को, उसमें आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, और उसके बाद आपका एनालिटिक फंक्शन जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप देखेंगे कि जितने क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा 20 क्वेश्चन रहेगा और सारे ही क्वेश्चन विदिन 30 सेकेंड सॉल्व होंगे। हालांकि देखने में आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। 30 सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा मंडे को। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करो, और जब असाइनमेंट मिलता है तो सारा उसको देख लो, जो भी दिक्कत होगी आप पूछते रहिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पे करा दिया है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर मुझे लगेगा कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं उन सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। और जिनका छूटा हुआ है और बच्चे जब आ जाएंगे तो मैं पुनः एक बार रिपीट करवा दूंगा। पहली बार पढ़ाने में टाइम लगता है, मतलब कि जब स्टार्ट होता है, उसके बाद से जब पढ़ाना होगा दोबारा वही चीज़, तो तब स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, वरना पूरी कॉम्प्लेक्स आपकी ख़त्म हो जाएगी, स्पीड हमारी यही रहेगी, ठीक है। बशर्ते आप लोग बस एक काम करना कि चीज़ें जितनी पढ़ाई जा रही हैं उतना उसी दिन ज़रूर तैयार करो, ठीक है। अब 25 नंबर आपका ख़त्म हो गया तो आप इसे तैयार कर लो और अनसॉल्व उठाओ, और अनसॉल्व उठा करके बैठ जाओ और एक एक चीज़ें मतलब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत होता है तो आप पूछिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मंडे को मिलते हैं। कुछ पूछना है किसी को?